दोस्तों, जब भी हम कोई न्यूज़ देखने जाते हैं, कोई न्यूज़ हमारे काम की हो या ना हो, लेकिन एक न्यूज़ हमें हर रोज़ सुनने को मिलती है कि किसी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी है। कई सारी महिलाएं अपने पति को मारने के लिए इतना सारा दिमाग लगा रही हैं कि उसके पति की हत्या एक नेचुरल डेथ लगे। इसी तरह से कई सारी महिलाएं कहीं नींद का इंजेक्शन दे रही है, कहीं स्लो पॉइजन देकर उसकी हत्या कर रही है, कहीं सांप को उसके कंबल में छोड़ा जा रहा है, कहीं बिजली के झटके दिए जा रहे हैं, कहीं एक टॉयलेट क्लीनर का इंजेक्शन उसके नसों में दिया जा रहा है। इसी तरह से कई सारे ऐसे दिमाग लगाए जा रहे हैं कि अपने पति को किसी तरह से अपने रास्ते से हटाया जाए। और इतना सब किस लिए? तो अपना अवैध संबंध बरकरार रखने के लिए, अपने यार के साथ, अपने आशिक के साथ मजे करने के लिए। आज की घटना में इस महिला ने क्या क्या दिमाग लगाया था, किस तरह से इसने अपने पति की इस हत्या पर पर्दा डाला हुआ था, जो 11 महीने बाद वो पर्दा उठ चुका है। इस महिला ने किस तरह से अपने अवैध संबंध पर भी पर्दा डाला हुआ था, वो भी जो दुनिया का सबसे पवित्र नाता होता है, जो पवित्र रिश्ता होता है भाई बहन जैसा, ऐसे भाई बहन के रिश्ते में इस महिला ने अवैध संबंध बनाए थे और अपने भाई के साथ इस तरह से मौज मजे करने के लिए अपने पति को ही रास्ते से हटा दिया। क्या है पूरा मामला, यही आज हम इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय और आशा करता हूं कि आप सभी अपने परिवार के साथ खुश होंगे, सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, घटना है महाराष्ट्र राज्य का एक राजधानी शहर पड़ता है मुंबई, जिसे सपनों की नगरी भी कहा जाता है। इसी मुंबई शहर का एक नया इलाका बन चुका है जिसका नाम नवी मुंबई रखा गया है। इस नवी मुंबई के एक इलाके में, जिसका नाम एरोली होता है, इस इलाके में एक परिवार रहा करता था जो कि मूल रूप से यूपी के देवरिया जिले का होता है। बलिराम सूर्यनाथ कुशवाहा, इनकी उम्र 50 साल होती है। इनकी पत्नी सुनीता बलिराम कुशवाहा, इनकी उम्र 40 साल होती है। ये पति पत्नी, इन दोनों की शादी पिछले 17 साल पहले हो चुकी थी। जो बलिराम कुशवाहा होते हैं, ये कई दिनों से यहीं बम्बई में रहकर कुछ छोटा मोटा काम किया करते थे। इसी वजह से ये हमेशा के लिए यहीं पर रहने के लिए आ चुके थे। इन्होंने खुद का अपना मकान भी बनवाया था और इसी मकान में पति पत्नी, 2 बच्चे, इस तरह से इनका हंसता खेलता परिवार होता है। लेकिन जो ये बलिराम कुशवाहा होते हैं, पिछले साल 2025 के अगस्त महीने से ये घर से लापता होते हैं। इनकी जो पत्नी होती है सुनीता, ये सभी अपने परिजनों से फ़ोन पर बात करती है, उन्हें बताती है कि मेरे पति जो है इस तरह से घर छोड़कर गुस्से में चले गए हैं, क्योंकि अक्सर हम दोनों के बीच जब भी लड़ाइयाँ होती थी, छोटे मोटे झगड़े होते थे, तो वो अक्सर इस तरह से घर से निकल जाया करते थे। लेकिन इस बार वो कई दिन हो गए घर लौटकर नहीं आए हैं। हमेशा तो वो 8-10 दिन में, 4-5 दिन में लौटकर आया करते थे, लेकिन इस बार वो काफ़ी दिन हो गए लेकिन आज तक लौटकर नहीं आए हैं। क्या आपके पास वो आए हैं? क्या आपको उनके बारे में कुछ खबर है? इसी तरह से ये जो महिला होती है अपने पति के बारे में यहाँ वहाँ अपने रिश्तेदारों में, अपने परिजनों में पूछने लगती हैं, लेकिन इस महिला को अपने पति का कोई भी आता पता नहीं चलता। इसी तरह से जो महिला होती है अपने 2 बच्चों को लेकर अपने घर पर रहने लगती है। ऐसे में जैसे कि इस महिला का खुद का घर होता है, तो ये महिला जैसे इसका पति लापता हो जाता है, जब से इसका पति घर छोड़कर चला जाता है, तब से यह महिला खुद का घर दूसरे को भाड़े से देती है और खुद किसी दूसरी जगह जाकर दूसरे के मकान में भाड़े से रहने लगती है अपने 2 बच्चों को लेकर। इस तरह से यह महिला इस 11 महीने में कई बार अपने इस तरह के भाड़े के घर बदल चुकी होती है। जो इस महिला का एक देवर होता है हरिराम कुशवाहा, ये अपनी भाभी से अक्सर पूछा करते थे कि मेरे भाई, इनसे मेरी कई दिनों से बात नहीं हुई, क्या वो लौट कर आए हैं? लेकिन भाभी ने पहले ही अपने देवर को बता रखा था कि वो अगस्त महीने में घर छोड़कर चले गए हैं। कहीं उत्तर प्रदेश में ही एक आश्रम है, उस आश्रम में जाने का कहकर वो वहाँ चले गए हैं, लेकिन अब तक लौटकर नहीं आए हैं। अगर हो सके तो आप उस आश्रम में जाकर उनकी पूछताछ कीजिए। इस तरह से महिला ने अपने देवर को पहले ही बता रखा था, लेकिन देवर जो होता है ये कई दिनों से परेशान होता है, अपने भाई को संपर्क करने की कोशिश कर रहा होता है। ना तो उसका फ़ोन लगता है, ना तो उससे कोई बातचीत होती है, ना वो खुद उसके जो मुख्य गांव होता है वहाँ जाता है, अपने भाई के पास जाता है, ना अपने खुद के घर पर आता है बम्बई में। इसी तरह से ये 11 महीने से लापता होता है। भाई को चिंता होने लगती है, इसीलिए जो भाई होता है ये यूपी से बम्बई आ जाता है। बम्बई में आकर इनका जो थाना लगता है रबाले MIDC थाना होता है, इसी थाना में 14 अप्रैल 2026 के दिन ये वहाँ जाकर पहुँच जाता है। थाने में जाता है, वहाँ के जो भी कोई पुलिसकर्मी होते हैं उनसे बातचीत करता है कि साहब, मैं इस तरह से देवरिया ज़िले से यूपी से आया हुआ हूँ। मेरे जो भाई है यहाँ कई दिनों से बम्बई में रहा करते थे और यहाँ रहकर ही वो कुछ काम धंधा किया करते थे। यहाँ उनका परिवार भी है, लेकिन
अगस्त 2025 से वो घर से लापता हुए हैं। मेरी भाभी का कहना है कि दोनों में कुछ अनबन हो गई थी, दोनों में कुछ वाद विवाद हो गए थे। इसी के चलते गुस्से में आकर मेरे भाई घर छोड़कर चले गए हैं, लेकिन अब तक वो लौटकर नहीं आए हैं। इस तरह से जब ये हरे राम पुलिस को पता रहा होता है, पुलिस ने भी उनकी शिकायत दर्ज करा ली और उनसे कहा कि कोई बात नहीं, हम आगे की जांच कर लेंगे। इस तरह से जब पुलिस ने उनकी शिकायत दर्ज करके आगे की जांच में जुट जाते हैं, वैसे भी उनसे पूछा जाता है कि आपको किस पर शक है, आपको क्या लगता है कि वो कहाँ गए होंगे, उनके साथ क्या हुआ होगा। इस तरह से जब पूछा जाता है तो बताते हैं कि मेरी जो भाभी है, ये भाभी अक्सर एक ही रट लगाए है कि वो घर छोड़कर चले गए हैं। हो सकता हो कि मेरी भाभी को इसके बारे में और कुछ ज़्यादा जानकारी हो कि वो इस तरह से क्यों चले गए हैं और वो आज तक लौटकर क्यों नहीं आए हो। आप मेरी भाभी से एक बार पूछताछ कीजिए। तभी जो पुलिस होती है, जो बलराम की पत्नी होती है सुनीता, इसे थाने बुलाया जाता है। थाने बुलाकर उससे जब पूछताछ की जाती है कि तुम्हारे पति जो है ये कब से लापता हुए हैं और वो कहाँ गए हैं, उनका नंबर दीजिए, आपका नंबर दीजिए। इसी तरह से दोनों के मोबाइल नंबर मांगे जाते हैं। महिला से पूछा जाता है, तब महिला जो देवर को बता रखा था उसी तरह से पुलिस को बताती है कि अक्सर हम दोनों में कभी भी लड़ाइयाँ होती थी, छोटे मोटे वाद विवाद होते थे, तभी मेरे जो पति है ये अक्सर घर से रूठ कर जाया करते थे, लेकिन वो अक्सर 4-5 दिनों में, 8-10 दिनों में वो वापस लौट कर आया करते थे। लेकिन अब की बार जो गए हैं वो अब तक लौट कर नहीं आए हैं। मैंने कई सारे हमारे जो परिजन हैं उनसे फ़ोन पर बात की थी, कई जगह जाकर उन्हें ढूंढने की भी कोशिश की, लेकिन उनका कहीं आता पता नहीं चल रहा है। इस तरह से जो महिला पुलिस को बता रही होती है, लेकिन पुलिस का एक सवाल होता है कि तुमने इतने सारे लोगों से पूछताछ की, उनके दोस्तों से पूछताछ की, उनके परिजनों से पूछताछ की, उन्हें जाकर देख कर भी आई हो, लेकिन तुमने अब तक पुलिस थाने में कोई FIR दर्ज क्यों नहीं कराई। जब इस तरह से महिला को पूछा जाता है तो महिला खामोश हो जाती है। इस पर महिला के पास कोई भी जवाब नहीं होता। अगर तुम्हारे पति इस तरह से 1 साल से लापता है तो तुमने आज तक पुलिस में रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं कराई, उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई। इस तरह से जब पूछा जाता है महिला खामोश हो जाती है। तभी महिला से और कुछ ज़्यादा पुलिस पूछताछ करती है, क्या मामला है, सही सही बताओ, नहीं तो तुम्हें ये बहुत महंगा साबित हो सकता है। क्योंकि अक्सर जिस तरह से जब पति गायब हो जाता है, कि जब कहीं पति की हत्या हो जाती है तो सीधे शक जो है महिला पर, उसकी पत्नी पर ही जा रहा है। इसी तरह का जो वातावरण देश में फैला हुआ है, उसी तरह से पुलिस का भी जो शक होता है महिला पर जाता है। लेकिन महिला तो यहाँ पर आनाकानी करने लगती है, यहाँ वहाँ की गोल मटोल बातें करने लगती है। इसी वजह से जो पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं होते, क्योंकि जो पति होता है ये गुमशुदा हुआ होता है, उसकी ना कोई लाश मिलती है, ना उसकी कोई खबर मिलती है कि उसकी मृत्यु हो गई है। इसलिए पुलिस मोबाइल नंबर लेती है और उसके बाद महिला को छोड़ दिया जाता है और कहा जाता है कि जब तक हम तुम्हें और पुलिस थाने ना बुलाए, हम तुम्हें आकर ना मिले, तब तक तुम शहर छोड़कर कहीं जाना नहीं। तुम घर तो जा सकती हो, लेकिन शहर छोड़कर कहीं बाहर नहीं जा सकती, तुम अपने घर पर ही रहना। इस तरह से महिला से कहा जाता है, महिला का नंबर लिया जाता है। महिला की जब CDR निकलवाई जाती है, कॉल डिटेल्स निकलवाए जाते हैं, पता चलता है कि जो मोबाइल नंबर होता है, ये मोबाइल नंबर कुछ ही दिनों पहले खरीदा हुआ होता है, यानी कि ये नया नंबर होता है। अब पुलिस को लगता है कि ये महिला ने अब मोबाइल लिया, तो इतने दिनों से ये महिला किस नंबर से अपनी बात करती थी, इसके पास कौन सा नंबर होता है। जब इस नंबर से कोई अल्टर नंबर होता है, कोई लिंक नंबर होता है, उस नंबर तक पहुंचने की पुलिस कोशिश करती है कि इस नंबर से कौन सा नंबर जुड़ा हुआ है। जब उस नंबर तक जाकर पहुंचती है पुलिस, तो पता चलता है वो नंबर भी बंद हो चुका है, उससे भी कोई दूसरा एक नंबर लिंक है। इसी तरह से नंबर पर नंबर निकलते जा रहे होते हैं। इधर पुलिस थक जाती है, लेकिन जो महिला के नंबर होते हैं ये निकलना बंद नहीं होते। आखिरकार पुलिस पूरी तरह से जब इस महिला के नंबर खंगालती हुई जाती है, तो लगभग इस महिला के पास अब तक 11 महीनों में 40 से ज़्यादा सिम कार्ड हो चुके थे। इस महिला ने अब तक 40 से ज़्यादा सिम कार्ड खरीदे हुए थे, यानी कि इस महिला ने 40 नंबर अब तक बदल चुके थे। तो इस महिला के जो भी कॉल डिटेल्स खंगाले जाते थे, हर एक नंबर के जब कॉल डिटेल्स खंगाले जाते थे कि ये महिला किससे बात करती है और इस महिला का किससे संपर्क होता है, तो एक नंबर पुलिस को हर एक नंबर में मिल रहा होता है और वो नंबर होता है यहीं के रहने वाले होते हैं घनसोली के, जो एक ऑटो ड्राइवर होता है। उस ऑटो ड्राइवर का नाम होता है राहुल प्रजापति। उस राहुल प्रजापति के बारे में जब इस महिला को पूछा जाता है कि एक नंबर जो है बार बार तुम्हारे नंबर से फ़ोन पर बात करता है, तुम उससे बात करती हो, ये नंबर आखिर है किसका। इस तरह से जब महिला से पूछा जाता है तो महिला बताती है कि जो राहुल प्रजापति है ये मेरे मुँह बोले भाई है और मैं उन्हें हर साल राखी बांधती हूँ। हम इस तरह से भले ही हम सगे बहन भाई ना हो, लेकिन हम
मुंह बोले बहन भाई है, इस तरह से जब ये महिला बताती है तो जो पुलिस होती है उस राहुल को भी उठाती है, महिला को भी उठाती है। दोनों को जब थाने ले जाया जाता है, दोनों से जब पूछताछ की जाती है, जब दोनों को अलग अलग पूछा जाता है, तब पुलिस को कुछ ना कुछ शक होता है। इस तरह से जब महिला से पूछा जाता है कि तुमने आज तक 11 महीने में इतने सारे सिम क्यों बदले, तुमने इतने सारे नंबर क्यों बदले हुए हैं, तो जब महिला के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। और इसी में जो और एक बात सामने आती है कि इस महिला ने खुद का घर जो होता है वहाँ रहने की बजाय ये खुद का घर उसने किराए से दूसरे लोगों को दिया हुआ होता है। और ये जो महिला होती है खुद का सामान लेकर, खुद के बच्चे लेकर यहाँ वहाँ दूसरे के घरों में ये भाड़े से रहा करती थी। अब ये महिला के साथ 2 बच्चे तो होते हैं, लेकिन इस महिला के साथ और कौन होता है इसके बारे में जब पूछा जाता है तो जो ये राहुल होता है ये अक्सर इस महिला के घर पर ही रहा करता था, यानी कि दोनों भी एक ही घर में रहा करते थे। ये महिला घर बदलती थी ताकि दोनों के बारे में कोई पूछताछ ना करे, और दोनों के बारे में जब भी कोई पूछा जाता था कि तुम पति पत्नी हो या कौन हो, इस तरह से जो भाई भी होता है तो अक्सर इस तरह से घर पर आया जाया करता है, कभी घर से गायब हुआ करता है, इस तरह से आया जाया करता है। जब इस तरह से पूछा जाता था तो ये महिला इस पर ज़्यादा कोई बात ना करते हुए सीधे घर बदला करती थी। पुलिस को कुछ शक होता है जब दोनों से सख्ती से पूछा जाता है, दोनों से कहा जाता है कि तुम कहने में तो सिर्फ दोनों भाई बहन हो, लेकिन तुम्हारे कोई और रिलेशन है, तुम दोनों शारीरिक संबंध में, अवैध संबंध में हो। इस तरह से जब पूछा जाता है तो दोनों भी खामोश हो जाते हैं, दोनों के पास भी इसके बारे में कोई जवाब नहीं होता। तब पुलिस दोनों से सख्ती से पूछताछ करती है, तब जो पूरी कहानी होती है ये दोनों भी पुलिस को बताते हैं। दरअसल कहानी इस तरह से होती है जैसे कि ये जो महिला जो है, इस महिला की 17 साल पहले इस बलिराम के साथ शादी हो जाती है। शादी होने के बाद ये महिला जो होती है ये यूपी की ही देवरिया जिले की ही रहने वाली होती है, और जब शादी करके बम्बई आ जाती है, यहाँ आने के बाद इनकी ज़िंदगी में 2 बच्चों का भी आगमन हो जाता है, 2 बच्चों का भी जन्म हो जाता है। जो बलिराम होते हैं इनकी उम्र लगभग अब 50 साल हो जाती है, तो जो महिला है इसकी उम्र अब 40 साल होती है। इस महिला को जो पति होता है पहले शारीरिक संतुष्टि दिया करता था, उसकी जो हसरतें होती है ये पूरी किया करता था। महिला को शारीरिक ज़रूरतों की अब कमी खलने लगती है, महिला को लगता है कि जो उसके पति हैं अब उसकी शारीरिक ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाते। इस तरह से जो महिला होती है इसी तरह से कोई नए पुरुष को तलाश कर रही होती है जो उसकी इस तरह की शारीरिक इच्छाओं को पूरा कर सके। इसी तरह से जो महिला अपने पति के साथ रहा करती थी, एक दिन जो महिला का पति है, 2 बच्चे हैं, महिला एक दिन मॉल में जाने के लिए घर से निकल जाते हैं। ये बात है 2023 की। जब ये मॉल जाने के लिए निकले हुए होते हैं तभी जो राहुल है ये ऑटो लेकर वहाँ पर आ जाता है। इसकी ऑटो रिक्शा जब मिल जाती है, इसकी ऑटो में जो कुशवाहा होता है वो इससे बातचीत कर लेता है, जो भी इसका किराया होता है, जो भी भाड़ा होता है मॉल तक जाने के लिए, ये वहाँ तक उस रिक्शे में चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही ये महिला उस रिक्शे वाले को देखती है उस पर फिदा हो जाती है। इसे इसकी जो पसंद का साथी चाहिए था, जो कोई मर्द चाहिए था, वो उसकी तलाश इस राहुल पर आकर खत्म हो जाती है। उसे लगता है कि राहुल जो है ये उसकी पूरी शारीरिक ज़रूरतें पूरी कर सकता है, इसीलिए महिला जो उस पर है लट्टू हो जाती है और उसे एक अजीब ही नज़रों से घूरने लगती है। जो इसकी नज़रें होती है, जो राहुल होता है ये भांप लेता है, उसे लगता है कि जो महिला है इसे एक तरह से अलग नज़र से देख रही है, अलग निगाहों से देख रही है, यानी कि महिला के मन में मेरे बारे में कुछ ना कुछ चल रहा है। इसी तरह से राहुल जो होता है 1-2 नज़र में उसकी नज़र भांप लेता है। उसके बाद जो ऑटो रिक्शा का आईना होता है अंदर का, वो उस महिला के चेहरे पर कर देता है और रास्ते में चलते चलते उस महिला को इसी तरह से निहारता चल रहा होता है, और महिला भी मंद मंद मुस्कुराती हुई उसे देखते सफ़र कर रही होती है। इसी तरह से जब मॉल पहुंच जाते हैं, मॉल पहुंचने के बाद महिला आंखों ही आंखों से इशारा कर देते हैं कि हम अभी लौट कर आ रहे हैं। तभी जो राहुल होता है ये वहीं पर अपने रिक्शा को लेकर रुक जाता है, ना तो कोई दूसरा भाड़ा ढूंढता है, ना कोई और भाड़ा लेकर वो जाता है, वो वहीं पर उस महिला की और उसके पति की, यानी कि इस महिला के लिए रुका हुआ होता है। तभी जो महिला होती है मॉल में जाती है, बच्चे जो उसका पति है सब कुछ जो कि जिनकी खरीदी करनी होती है सब कुछ खरीदी करते हैं, और उसके बाद जब ये बाहर आते हैं तो इत्तेफाक से उन्हें भी लगता है कि जो राहुल है फिर से उनके सामने आ चुका है। इस तरह से ये उनके सामने एंट्री करता है। जैसे राहुल उनके सामने आता है महिला के भी मन में लड्डू फूटने लगते हैं, महिला भी मुस्कुराने लगती है और राहुल उसकी नज़र भांप लेता है। इसी तरह से जो 2 ही मुलाकातें हुई थी, 2 ही मुलाकातों में दोनों ने एक दूसरे का मन भांप लिया हुआ होता है, और तभी सभी जो लोग होते हैं ये मिलकर रिक्शा में बैठ जाते हैं और रिक्शा सीधे उनके घर पर जाकर रुकता है। महिला धीरे से उस राहुल से कहती है कि चलो भैया पानी पीकर जाना,
हमारा घर देख कर जाना। इस तरह से जब राहुल को कहा जाता है, राहुल के भी मन में लड्डू फूटने लगते हैं। राहुल को भी लगता है कि एक खूबसूरत सी महिला है जो उस पर लट्टू हो गई है, उस एक तरह से उसे वो अजीब निगाहों से देख रही है। उसने उसकी नज़र भांप ली थी, इसीलिए उसके घर में चला जाता है। जैसे घर में जाते हैं, जो महिला का पति होता है वो उसे पानी पीने के लिए देता है। जो महिला कहती है पानी तो पी लेना, लेकिन साथ में चाय भी बना देती हूँ, चाय पीकर चले जाना। इस तरह से महिला मन ही मन खुश होते हुए उसके लिए चाय बनाती है। चाय बनाकर उसे चाय पिलाई जाती है। जिस तरह से अब महिला ने और राहुल ने एक दूसरे को भांप लिया था, इसी तरह से राहुल जो होता है ये इसी के घर के आसपास ही मंडराने लगता है। यहाँ पर राहुल भी उस महिला को देखे बगैर रह नहीं पा रहा था, तो इधर महिला भी उसी के लिए इस तरह से मचलने लगती है कि राहुल को देखे बिना वो रह ही नहीं पा रही होती है। इसीलिए जो राहुल होता है कि घर के आगे से ही रोज आया जाया करता था। इस राहुल जब इस महिला को मिल जाता है, दोनों में फिर बातचीत शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे का नंबर ले लेते हैं और दोनों में फिर से इसी तरह से फोन पर बातचीत शुरू हो जाती है। दोनों भी एक दूसरे को प्यार का इजहार कर देते हैं। लेकिन अब समस्या होती है कि इस महिला के घर आया कैसे जाए, इसके साथ मुलाकात कैसे की जाए, इसके साथ संबंध कैसे बनाया जाए। शुरुआत में तो ये जो महिला होती है, जो राहुल होता है, इन दोनों के बीच में मुलाकातें होती थी। जब भी इस महिला के बच्चे स्कूल जाया करते थे, जो पति होता है काम पर जाया करता था, तो महिला जो होती है फ़ोन करके अपने इस नए प्रेमी को घर पर बुलाया करती थी, उसके साथ समय बिताया करती थी, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया करती थी। लेकिन जो इनका रिश्ता होता है ये कहीं आस पड़ोस के लोगों की नज़र में ना आए, कहीं पति के नज़रों में ना आए, कहीं बच्चों के नज़र में ना आए। इसीलिए यह महिला उस अपने प्रेमी से कहती है कि देखो, अब 2-4 दिनों में राखी का त्यौहार है, तो तुम एक दिन घर पर चले आना और घर पर आकर मुझसे राखी बंधवाने की मांग करना, वो भी मेरे पति और मेरे बच्चों के सामने। इस तरह से महिला उसे प्लान देती है, आइडिया देती है। और महिला कहती है कि अगर हम इस तरह से भाई बहन के नाते में एक बार बन जाएंगे, इन लोगों के सामने ऐसा दिखाएंगे कि हम दोनों भाई बहन हैं और मैं तुम्हारी कलाई पर राखी बांध दूंगी, तो सभी को लगेगा कि ये दोनों भाई बहन हैं, इसलिए हम पर कोई शक नहीं करेगा। इसीलिए महिला उस तरह से अपने आशिक को बताती है और आशिक भी उसी तरह से जैसे राखी का त्यौहार आता है उस दिन उसके घर पर पहुंच जाता है। महिला भी उसे इशारा दे देती है, फ़ोन पर मैसेज कर देती है और जैसे ये घर पर पहुंच जाता है, पति को नमस्कार किया जाता है, पति से बातचीत की जाती है। पति से भी इस तरह से बात करता है कि जैसे पुराना पहचान का हो, इस तरह से उससे बात की जाती है। महिला से कहता है, उसके पति से कहता है कि अगर आपको दिक्कत ना हो तो क्या मैं तुम्हारी पत्नी से मेरे हाथों पर राखी बंधवा सकता हूँ, क्योंकि मेरी कोई बहन नहीं है। इस तरह से वो जो इस महिला के पति होते हैं उन्हें अपनी बातों में ले लेता है। पति को लगता है कि कोई बात नहीं, अगर तुम भाई का रिश्ता इससे जोड़ना चाहते हो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। इसीलिए जो पति होते हैं ये भी अपनी पत्नी से कहते हैं, खुशी खुशी जाकर कहते हैं कि देखो, तुम्हारा भाई आया है और उसकी एक इच्छा है कि तुम उसकी कलाई पर राखी बांधो। वो तुम्हें बहन मानता है और तुम्हारा भी कोई भाई नहीं है, ना उसकी कोई बहन है, तो दोनों तुम भाई बहन हो जाओगे। इस तरह से पति खुद दोनों को राखी बंधवाने लगता है। जो महिला होती है ये भी अपने आशिक के हाथों पर राखी बांध देती है। बच्चों को भी लगता है कि चलो नया मामा मिल गया है, और जो महिला का पति होता है उससे भी लगता है कि चलो ये महिला का भाई बन गया है। अब इस तरह से इन दोनों का जब नाता बन जाता है, तो ये जो राहुल होता है ये अक्सर इस महिला के घर पर आया जाया करता था। और ये बात है दरअसल 2023 की राखी त्यौहार की। तब से ये भाई बहन बन जाते हैं और इसी तरह से घर पर ये अक्सर आया जाया करता था। और भाई के इस नाते की आड़ में दोनों में इस तरह से अवैध रिश्ता चलने लगता है, दोनों में शारीरिक संबंध बनने लगते हैं। ये दोनों अपनी हवस की आग पूरी करने के लिए ही इस तरह से भाई का रिश्ता बनाकर इस रिश्ते की आड़ में इस तरह से अपना वासना का खेल खेल रहे होते हैं। लेकिन 1-2 साल के बाद जब एक दिन जो महिला का पति होता है अचानक घर पर लौट कर आ जाता है, जब उस महिला को कोई उम्मीद नहीं होती कि उसका पति घर पर आ सकता है, तभी ये जब अचानक घर पर आ जाता है तो देखता है महिला, उसके जो मुँह बोला भाई है, जो उसके साथ वो महिला ने राखी बांधी हुई होती है, वही भाई अपनी बहन के साथ आपत्तिजनक स्थिति में जो महिला का पति होता है बलराम, इन दोनों को देख लेता है। जैसे ही पत्नी के साथ उसी भाई को देखता है तो इसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। ये गुस्से से आग बबूला हो जाता है और अपनी पत्नी को मारपीट करता है। जो राहुल होता है इससे भी मारपीट करता है। घर में काफ़ी सारे वाद विवाद बढ़ने लगते हैं, दोनों में काफ़ी झगड़े हो जाते हैं। उसके बाद महिला को धमकाता है कि देखो, आइंदा से अगर तुम मुझे इस हालत में दिखोगी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं और मेरी और तुम्हारी लोगों के सामने, कुछ हमारे परिजनों के सामने बदनामी ना हो, इसीलिए मैं तुम्हें एक बार माफ़ करता हूं, लेकिन आइंदा तुम उससे नहीं मिलोगी। इस तरह से दोनों को धमकाया जाता है।
जब इस तरह से धमकाया जाता है तो ये जो महिला होती है, इस महिला का पति अब 50 साल का हो चुका होता है। महिला की जो हसरतें होती है ये उसका पति पूरी नहीं कर पा रहा होता है। महिला का जो पूरा मन होता है ये इस 30 साल के रिक्शा चालक में लगा हुआ होता है, रिक्शा ड्राइवर में लगा हुआ होता है, जो कि राहुल उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि अब महिला का उस पर काफ़ी दिल आया हुआ होता है। महिला को एक तरह से उसका चस्का लग गया हुआ होता है, इसीलिए महिला अपने प्रेमी को छोड़ना नहीं चाहती थी और वो अपने प्रेमी को अक्सर फ़ोन पर बात किया करती थी कि अब किस तरह से हम दोनों मिल सकते हैं। मेरा पति जब तक जिंदा है ये हम दोनों में इसी तरह से दीवार बनकर खड़ा रहेगा, इसलिए हम इस दीवार को ही गिरा देते हैं, इसे ही रास्ते से हटा देते हैं। इस तरह से महिला मन बना लेती है, अपने प्रेमी को भी बताती है और प्रेमी भी कहता है कि कोई बात नहीं, तुम जब भी कहो मैं तुम्हारे पति की हत्या कर दूंगा, और उसकी जब हत्या हो जाएगी तो मेरे और तुम्हारे बीच दूसरा कोई नहीं आ सकता। इसीलिए दोनों मिलकर योजना बनाते हैं और 8 अगस्त और 9 अगस्त की रात को ये महिला पहले ही एक दिन पहले अपने जो बच्चे होते हैं 2 बच्चों को अपनी बहन के पास जाकर छोड़ देती है। ये महिला घर पर अपने पति के साथ रहती है। जैसे 8 तारीख की रात को जो बलराम होता है ये खाना खाकर अपने बिस्तर पर पड़ा हुआ होता है, तभी ये महिला चुपके से अपने आशिक को फ़ोन करती है। उसे फ़ोन कर कर कहती है कि मेरा पति अभी गहरी नींद में सोया हुआ है और तुम फ़ौरन घर चले आना। तभी जो उसका आशिक होता है ये उसके घर चला जाता है। जैसे जाकर देखता है तो उसका जो पति होता है ये सोया हुआ होता है। जैसे ही वो नींद में होता है वैसे ही उसके मुंह पर एक तकिया दबाई दी जाती है और महिला जो होती है उसके हाथ पकड़ती है, और जो राहुल होता है उसका प्रेमी इस महिला के पति का गला दबाकर उसकी जगह पर ही हत्या कर देते हैं। दोनों जब हत्या कर देते हैं, दोनों कुछ देर बैठते हैं, सोचते हैं कि अब इस लाश का क्या किया जाए। दोनों उस लाश के पास संबंध भी बनाते हैं, ठंडे दिमाग से सोचते हैं कि अब इस लाश का क्या किया जाए। जो महिला होती है वही अपने प्रेमी को आइडिया देती है, एक और आइडिया देती है। कहती है कि देखो अब तो इसकी हमने हत्या तो कर दी है, लेकिन अब इसकी लाश को ठिकाने लगाना होगा, और इसकी लाश को इस तरह से ठिकाने लगाएंगे कि इस लाश किसी को हाथ नहीं आनी चाहिए। इस लाश को हम 3 टुकड़ों में बांट देंगे, 3 टुकड़े कर देंगे और इसे बोरे में पॉलीथीन में भरकर इसे कहीं दूर जंगल में जाकर फेंक देंगे, और मैं सबको बता दूंगी कि ये घर छोड़कर चले गए हैं, कोई इनके बारे में ज़्यादा पूछेगा भी नहीं। इस तरह से महिला अपने प्रेमी को बताती है। दोनों मिलकर उस लाश के 3 टुकड़े करते हैं, उसे पॉलीथीन की बैग में भरा जाता है, उसे फिर से बोरे में भरा जाता है, इस तरह से पैक किया जाता है। रिक्शे में डालकर ये गौली जंगल आता है, उस जंगल में जाते हैं। वहाँ जाने के बाद ये जो 3 टुकड़े हैं ये 3 जगह पर जाकर फेंकते हैं, ताकि अगर एक कोई टुकड़ा मिल भी जाए तो दूसरा टुकड़ा ना मिले, और दूसरा अगर मिल जाए तो तीसरा ना मिले। इस तरह से 3 टुकड़े 3 जगह पर दूर दूर लाकर फेंक देते हैं और उसके बाद घर पर लौट कर आ जाते हैं। और जबकि अब इस महिला का जो पति होता है ये अब लापता हो चुका है, उसके पति के गैर मौजूदगी में उसका जो आशिक है घर पर आया जाया करता है। ये आस पड़ोस के लोग ना देखें, जो उनके जान पहचान के जो परिजन लोग आसपास रहा करते थे ये ना देखें, इसलिए जो महिला होती है खुद का घर दूसरे को भाड़े से देती है और खुद कहीं दूर जाकर दूसरे भाड़े के घर में रहने लगती है। ऐसे में महिला कई बार अपने सिम कार्ड बदलती है, मोबाइल नंबर बदलती है, ताकि किसी को शक ना आए, और अपने सभी परिजनों से कह देती है कि मेरे पति इस तरह से घर छोड़कर चले गए हैं, क्या आपकी घर वो आए हैं, क्या आपको इसके बारे में पता है, क्या उनका तुम्हें फ़ोन आया था। इस तरह से वो दूसरों को ही पूछकर पागल बनाया करती थी। उसी तरह से उसने देवर को भी इसी तरह से अंधेरे में रखा हुआ होता है, लेकिन देवर को कहीं ना कहीं शक होने लगता है। जिस तरह से आए दिन इस तरह की घटनाएं घट रही है, जिस तरह से महिलाएं अपने पति को निपटा रही हैं, उसी तरह से इस भाई को भी शक होता है। इसलिए ये भाई होता है अपने भाई की तलाश करते करते 11 महीने बाद क्यों ना हो पुलिस थाने पहुंच जाता है। जब इसने पुलिस में शिकायत दर्ज की तब जाकर पूरी घटना का खुलासा हो जाता है। तो अब जो महिला है, इस महिला पर जो उसका आशिक है, इन पर दोनों पर भी मुकदमा दर्ज करके इन्हें जेल भेज दिया गया है। तो दोस्तों, इस पूरी घटनाओं को आप लोगों को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत पहुंचाना या किसी को बदनाम करना नहीं है, बल्कि ऐसी घटनाओं से आप लोगों को सचेत करना है, जागरूक करना है, सावधान करना है। तो इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है ये कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो, ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।